गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है डेली मॉर्निंग में हम अपने इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर्स वन लाइनर्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं और वीकेंड पर पूरे हफ्ते का फ्री पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स चर्चा में रहे। ये काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कवरत्ती, इसके अलावा पनडुब्बी आईएनएस सिंधु केसरी, सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास जिसको सिम्बेक्स बोला जाता है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज के 30वें संस्करण में भाग लेने के लिए सिंगापुर पहुंच गए हैं। तो हार्बर फेज वहां पर होगा इसमें, तो वहां पर ये पहुंच चुके हैं। तो कौन सा संस्करण है, सबसे पहले ये याद रखना है, 30वां संस्करण है। सिम्बेक्स किसके बीच में होता है? भारत और सिंगापुर की नेवी के बीच में होता है। तो सिम्बेक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। यह भारतीय नौसेना और सिंगापुर गणराज्य नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है, यानी एनुअल एक्सरसाइज है, हर साल होती है। यह 1994 से लगातार आयोजित किया जा रहा है। ये देखिए एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा किसी अन्य देश के साथ आयोजित किया गया सबसे लंबा निरंतर नौसैनिक अभ्यास होने का गौरव प्राप्त है। तो अब तक सबसे लंबा जो नौसैनिक अभ्यास हम किसी देश के साथ कर रहे हैं वो यही है, सिम्बेक्स। लगभग 30वां इसका संस्करण है, जो काफी बड़ी बात है। आगे चलते हैं। भारत की समुद्री विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए भारतीय तटरक्षक, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का प्रदूषण नियंत्रक जहाज या प्रदूषण नियंत्रण जहाज, जिसका नाम क्या है, समुद्र प्रहरी, इसने थाईलैंड के खरोंग तोई बंदरगाह पर व्यापक प्रदूषण प्रतिक्रिया टेबल टॉप अभ्यास और प्रदर्शन किया। तो सबसे पहले समुद्र प्रहरी क्या है आपका? तटरक्षक प्रदूषण नियंत्रण जहाज है। इसके अलावा हम एक चीज क्या याद रखनी है, खरोंग तोई बंदरगाह। तो खरोंग तोई बंदरगाह कहां पर स्थित है? ये थाईलैंड का एक पोर्ट है या बंदरगाह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में निर्मित, तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपी की न्यूज है। इसके अलावा एक स्टेडियम और वाराणसी में है, वो भी बात करेंगे आगे। उत्तर प्रदेश में निर्मित 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करने के लिए शनिवार को वाराणसी का दौरा करेंगे। यह विद्यालय निर्माण श्रमिकों और कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 11 अरब रुपए की लागत से बनाए गए हैं। तो 16 अटल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से। और जो कोविड-19 के दौरान बच्चों की माता पिता की डेथ हो गई थी किसी कारण से, तो उनके पढ़ाई वगैरह ना रुके उस और उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसके लिए ये बनाए जा रहे हैं। इससे पहले राजस्थान में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल या एकलव्य स्कूलों की आधारशिला भी नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में रखी थी, वो भी याद रखिएगा। आगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले, जिसे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर बोला जा रहा है, उत्तर प्रदेश का पहला, कहां पर हो रहा है? ग्रेटर नोएडा में। किसने इसको इनॉग्रेट किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये 21 से 25 सितंबर तक चलेगा। कल इसको इनॉग्रेट कर दिया गया। यहां पर लगभग अलग अलग देशों से 1000 प्रदर्शक या एग्जीबिटर्स आ रहे हैं, तो काफी बड़ी बात है। प्लेस याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है। पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसको FSSAI बोला जाता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए मिथुन क्या है, एक आपकी आप कह सकते हैं सांड की तरह ये लगता है, थोड़ा सा बफेलो की तरह लगता है, काफी फेमस है उत्तर पूर्व के राज्यों में। नीचे बात करते हैं थोड़ी सी। इसको FSSAI द्वारा खाद्य पशु का टैग दे दिया गया है। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में किस जानवर को FSSAI द्वारा खाद्य पशु का टैग मिला है? तो मिथुन को मिला है। इसको गयाल के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा, मिथुन या गयाल। ये देखिए गयाल, साइंटिफिक नेम क्या है इसका? बोस फ्रंटलिस को भारतीय गौर या बाइसन का वंशज माना जाता है। तो इंडियन गौर या बाइसन जो होता है उसका वंशज इसको माना जाता है। ये देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसे पहाड़ के मवेशी के नाम से भी जाना जाता है। गयाल अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राज्य पशु है, स्टेट एनिमल है ये, अरुणाचल प्रदेश का और नागालैंड का। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्या है आपका? स्वयं डियर, ये आपका उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं थोड़ा सा, देखिए FSSAI के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स डाले हैं। यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 में एक एक्ट आया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है, उसके तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। 2006 के FSS अधिनियम ने
विभिन्न अधिनियमों और आदेशों को समेकित किया जो पहले विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में भोजन से संबंधित मुद्दों को संभालते थे। तो पहले देखिए ये काम करती है सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पहले अलग अलग विभागों के जिम्मे ये काम था, तो एक अच्छी चैनलाइज करने के लिए FSSAI अधिनियम लाया गया 2006 में। तो इसका देखिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर यह काम करता है। पिछले एक महीने में बेंगलुरु के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है, बेंगलुरु मतलब कर्नाटका में है। तेंदुए के 7 शावकों की फेलिन पेनेलुकोपेनिया वायरस से संक्रमित होने के बाद मौत हो गई है। तो सबसे पहले देखिए आपसे सीधे पूछ सकता है कि तेंदुओं की मौत हाल ही में इस वायरस से कहां पर हुई है, तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु में हुई है। थोड़ा सा वायरस के बारे में देख लेते हैं। यह बिल्लियों की अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है, क्योंकि आपको पता है जो तेंदुए होते हैं, लेपर्ड होते हैं, शेर, बाघ, ये सारे कैट्स की प्रजाति में आते हैं, बिल्लियों की प्रजाति में आते हैं, और उनके अंतर्गत होने वाली एक बहुत संक्रामक बीमारी है। और कहा जा रहा है मात्र 4 से 5 दिन में अगर इससे आप संक्रमित हैं, इलाज नहीं मिलता तो आपकी मृत्यु हो जाती है। इससे फेलिन डिस्टेंपर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फेलिन पेनेलुकोपेनिया वायरस है, इसको फेलिन डिस्टेंपर के नाम से भी जाना जाता है, जो एक जानलेवा वायरल डिजीज है। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, संक्रामक रोग है, यानी और तेंदुओं में भी ये फैल सकता है। तो इसीलिए 7 शावकों की जो शावक थे उनकी मौत हो गई। काफी बड़ी एक क्षति है, स्पेशली हम कह सकते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए। तो ये भी काफी चर्चा में था। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अपने अगली पीढ़ी के टैंक, तो एक नेक्स्ट जनरेशन टैंक इजराइल ने लॉन्च किया है, जो कि आपका आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस है, यानी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट है, AI से सपोर्टेड है। और इसका नाम क्या है आपका, बराक टैंक। यहाँ पर आप नीचे फोटो भी इसका देख सकते हैं। तो इजराइल का है आपका बराक टैंक। बराक मिसाइल भी आपने सुनी होगी। केंद्र सरकार ने देश में कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से परिवर्तनकारी पहलों की एक श्रृंखला शुरू की है। तो इस समय 3 कृषि क्षेत्र में पहल शुरू की गई हैं, तीनों के नाम मैंने डाल दिए हैं। पहला, एक किसान ऋण पोर्टल अभी लॉन्च किया गया था, इसके बारे में हमने बात की थी। डोर टू डोर KCC अभियान। KCC आपका क्या हुआ, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, 1998 में आपकी ये योजना लाई गई थी, 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड की, इसको भी याद रखिएगा। मौसम सूचना नेटवर्क डेटा सिस्टम, विंड्स मैनुअल इसमें शामिल है। तो ये 3 स्कीम्स आपकी याद रखिएगा। विंड्स की देखिए पूरी फॉर्म क्या है, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम, इसके नाम से बना है आपका विंड्स। तो ये 3 अभी पहल कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद याक, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक याक आपने सुना होगा, याक से संबंधित एक पूरा सेंटर है, उसने एक अभी डेवलपमेंट किया है, वो देखते हैं। पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश के न्यूक माडुंग गांव में याक के दूध के लिए अपनी तरह का पहला पार्लर स्थापित किया है। तो ये न्यूक माडुंग जो डेयरी है, ये आपकी काफी चर्चा में, सीधे पूछ सकता है आपके कि न्यूक माडुंग डेयरी कहां पर है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। अपनी तरह का ये पहला दूध का, याक के दूध के लिए पार्लर है। तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद याक पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र के फार्म में स्थित है। तो आपका जो नेशनल रिसर्च सेंटर है याक पर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का, उसी के फार्म में ये डेयरी स्थित है। अपनी तरह का पहला पार्लर है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में माली, बुर्किना फासो और नाइजर, जो कि आपके वेस्ट अफ्रीकन नेशंस हैं, यानी पश्चिमी अफ्रीकी देश हैं, अभी मैप भी मैंने नीचे लगाया है, यहां का एक रीजन अभी काफी चर्चा में है कि सैन्य नेताओं ने माली की राजधानी बमाको, तो एक तो माली की राजधानी आपको याद रखनी है क्या है, बमाको में एक आपसी रक्षा समझौते, एक डिफेंस पार्टनरशिप पर साइन किए हैं, और नाम उसका क्या है, लिप्टाको गौरमा चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो आपसे सीधे पूछ सकता है कि लिप्टाको गौरमा क्षेत्र कहां पर है, तो ये 3 कंट्री के देखिए ट्राई जंक्शन पर पड़ता है, 3 कंट्री के जंक्शन पर पड़ता है। यह वह क्षेत्र है जहां माली, बुर्किना फासो और नाइजर की सीमाएं मिलती हैं। तो नीचे आप मैप में देख सकते हैं कहां पर क्षेत्र है ये। ठीक है, ये आपका देखिए बुर्किना फासो है, ये नाइजर है, और ये आपका माली है। ये वाला जो एरिया है पूरा, ठीक है, ये आपका कहा जाता है लिप्टाको गौरमा क्षेत्र। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं बमाको माली की राजधानी है, यहां पर ये साइन किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए एक रीजन और बहुत चर्चा में आजकल न्यूज में है, नोगार्नो कराबाख, हाँ कराबाख, नोगानो कराबाख रीजन, ये क्षेत्र भी बहुत चर्चा में है अभी ग्लोबल लेवल पर। ये आपका अजरबैजान और अर्मेनिया,
ठीक है, इन दोनों के बीच का एक डिस्प्यूटेड क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा, नगार्नो कराबाख रीजन, अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच का। अजरबैजान की राजधानी क्या है आपकी, बाकू है, इसको याद रखिएगा। और अर्मेनिया की राजधानी क्या है, येरेवान, YERE, येरेवान, ये आपकी अर्मेनिया की राजधानी है। तो सारी राजधानी आप याद जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैट में भी राजधानी और मुद्राएं आपकी आती रहती हैं। अब देखिए, भारत ने मंगलयान लॉन्च किया, उसके बाद अभी चंद्रयान की सफलता के बाद अब जो भारत का समुद्री विभाग है वो समुद्रयान लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें मत्स्य 6000 नामक पहली मानवयुक्त पनडुब्बी शामिल है। तो मत्स्य 6000 के नाम से आपसे सीधे पूछ सकता है कि चर्चा में रहा मत्स्य 6000 क्या है, तो ये पहली मानवयुक्त पनडुब्बी है जो 3 सदस्य दल के साथ बंगाल की खाड़ी में 6000 मीटर नीचे उतरेगा। तो मत्स्य आपको पता है मछली के लिए यूज किया जाता है, मछली पानी से संबंधित है, तो उसी से संबंधित उन्होंने नाम निकाला है। 6000 क्या है, क्योंकि हम पानी में 6000 मीटर की गहराई पर उतरेंगे। तो इसके बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, चेन्नई द्वारा विकसित एक मानवयुक्त पनडुब्बी वाहन है। तो NIOT हमें याद रखना है, कहां पर, चेन्नई में है। इससे गहरे समुद्र में मनुष्य को खनिज संसाधनों की खोज में सुविधा प्रदान करने के लिए समुद्रयान मिशन के तहत विकसित किया गया था। इससे भारत उन 6 देशों, जो कि अभी तक जो पानी में इतनी गहराई तक उतरे हैं उसमें मात्र 6 देश हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है, जापान है, फ्रांस और चीन है, इसमें से भारत एक बन जाएगा जिसने 5000 मीटर से अधिक दूरी पर समुद्र के अंदर चालक दल के साथ अभियान चलाया। तो लगातार भारत नए नए आयाम छू रहा है और ये भी सक्सेसफुल रहा, तो भारत मात्र उन 6 देशों में शामिल हो जाएगा जिसने अभी तक पानी में 5000 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है और वहां पर रिसर्च की है। स्पेशली इंडिया का जो फोकस है वो खनिज संसाधनों पर है, क्योंकि भारत का जो, अगर आप सी बेड देखेंगे वहां पर माना जाता है बहुत रेयर मिनरल्स हैं, कोबाल्ट है, निकल है, इसकी काफी अधिकता है, जिसको हम बोलते हैं PMN। ठीक है, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स इनको बोला जाता है, पॉली मेटेलिक नोड्यूल्स। ठीक है, इसकी काफी अधिकता मानी जाती है इंडिया के सी बेड में। तो देखते हैं कितना हमारा इसमें सफलता मिलती है। 600 स्वदेशी निर्मित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक बारूदी सुरंग है। तो एंटी टैंक माइंस जो होती हैं, जिन्हें क्या नाम दिया गया है, विभव। याद रखिएगा, आपसे सीधे पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा विभव क्या है, आपको यही दे देगा कि अंडर वाटर व्हीकल है, मिसाइल है, टैंक है। तो ये आपका क्या है, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक बारूदी सुरंगें हैं, इन्हें विभव के नाम से जाना जाता है। इसको हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि सूर्य क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसके एक हिस्से के रूप में तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य को पार करने के लिए 4.6 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग पर काम हाल ही में पूरा कर लिया गया है। तो आपकी एक वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, नाम क्या है, सूर्या रीजनल वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और इसका कुछ हिस्सा तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य से होकर गुजरना था, तो इसको डिस्टर्ब ना हो इसलिए यहां पर एक ग्राउंड टनल बनाई गई या भूमिगत सुरंग बनाई गई, लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी। तो तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य हमें याद रखना है, कहां पर है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बारे में कुछ मैंने फैक्ट्स डाले हैं, वो भी देख लेते हैं। तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्य यह मुंबई से 75 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और तानसा वन्यजीव अभयारण्य के बीच में गलियारा बनाता है। तो हमें यहां से 2 और में देखने के लिए मिले महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र का तानसा वन्यजीव अभयारण्य है और संजय गांधी नेशनल पार्क है। इसको पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका महाराष्ट्र में है, और जो संजय डुबरी है, ठीक है, संजय डुबरी ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसको पहले बोरीवली, इससे आप याद रखिएगा क्योंकि बोरीवली सबको पता है मुंबई में है, तो इसको पहले बोरीवली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और जो संजय डुबरी नेशनल पार्क है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक को संसद के निचले सदन से मंजूरी दे दी गई। कल लोकसभा में इसको 8 घंटे की लगभग चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई। देखिए इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 33% आरक्षण आपको पता ही है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायतों में तो पहले से ही दिया गया था, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन से 1992 में इसका प्रावधान किया गया था कि महिलाओं के लिए 33% सीट इसमें आरक्षित रहेंगी। अब लोकसभा और राज्यसभा में भी इसकी बात की जा रही है, लगभग सीटों की संख्या बढ़कर 182 हो जाएगी महिलाओं की, अगर इसको आरक्षण को मंजूरी राज्यसभा से भी मिलती है। तो निचले सदन से इसको मंजूरी मिल गई है, अब ये राज्यसभा में जाएगा, वहां पर इस पर चर्चा होगी। तो 8 घंटे की जोरदार बहस के बाद लोकसभा ने
संविधान संशोधन विधेयक पारित कर दिया। तो ये 128वां संविधान संशोधन बिल है, याद रखिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है अभी ये। जब एक्ट बनेगा तो नंबर इसका कम हो जाएगा, आई थिंक 106 या 107वां नंबर इसका होगा जहां तक मुझे याद है। तो अभी ये संशोधन बिल है, तो इसमें देखते हैं राज्यसभा में चर्चा होगी। कल काफी ज्यादा इसमें चर्चा रहेगी, ओबीसी को इसके रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन दिया जाए, तो वो देखते हैं इस पर क्या निर्णय संसद लेती है। इसका नाम क्या रखा गया है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, अब इसको राज्यसभा में विचार के लिए रखा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जरूर जाएगा, और संविधान संशोधन का जो आपका एक्ट है वो भी आपसे पूछ सकता है। 128वां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आगामी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, और याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, तो हो सकता है भविष्य में हमें यहाँ पर आईपीएल के और इंटरनेशनल मैचेस भी देखने के लिए मिले, तो इसकी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया 16 अटल आवासीय विद्यालय की आधारशिला भी वहां से रखेंगे। इसके अलावा और नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अभी हाल ही में जो अनावरण किए हैं, उद्घाटन किए हैं, वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की नींव रखी। कल मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा 12 वर्ष में आदिगुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उन्हीं के बाल स्वरूप की एक प्रतिमा का अनावरण वहां पर किया गया है 108 फीट ऊंची नर्मदा नदी के तट पर। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, आदिगुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा के बाल स्वरूप का अनावरण कहां पर किया गया, मध्य प्रदेश में, और यहीं पर संत रविदास मंदिर की आधारशिला भी रखी गई है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, तो इफ्को का बना हुआ एक नया फर्टिलाइजर है यूरिया गोल्ड। पीएम मोदी ने गुजरात में सेमीकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। तो सेमीकॉन इंडिया मतलब आपका सेमीकंडक्टर्स, जो अर्धचालक होते हैं, उससे संबंधित एक कॉन्फ्रेंस थी, ये गुजरात में आयोजित की गई गांधीनगर में। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया। तो 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स राजस्थान में ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये देखिए, जो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ होते हैं, तो अगस्त 2023 के लिए जो मेल कैटेगरी में है वो बाबर आजम को अवार्ड मिला है, और फीमेल कैटेगरी में आयरलैंड की फास्ट बॉलर है अर्लीन कैली, इनको अगस्त 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो बाबर आजम और अर्लीन कैली नाम याद रखिएगा। असम सरकार राज्य के 2 लाख योग्य युवाओं को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए क्या शुरू करने जा रही है, मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम अभियान शुरू करेगी। इसको याद रखिएगा। ये देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जिसको आईसीएमआर बोला जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ने केरल में निपाह वायरस मैंने आपको बताया था, इसको NIV बोला जाता है, और सबसे ज्यादा इसके जो वाहक हैं वो कौन है, मैंने उस दिन बताया था, इसको याद रखिएगा, फ्रूट बैट्स, यानी जो फल चमगादड़ होते हैं वो सबसे ज्यादा इसके वाहक हैं। जो निपाह वायरस को होता है, अपनी बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, जो बॉडी के द्रव्य होते हैं, उसमें ये मिला लेते हैं, और इससे कहीं ना कहीं एक दूसरे में इसको ट्रांसमिट करते हैं। तो फ्रूट बैट्स या फल चमगादड़ इसके काफी बड़े वाहक हैं। इसके निदान के लिए देखिए ट्रू नेट टेस्ट है, ठीक है, ट्रू नेट टेस्ट, इसकी मंजूरी इन्होंने दे दी है, क्योंकि वहां पर आपने देखे होंगे काफी ज्यादा केसेस लगातार इसके आ रहे हैं और काफी संक्रामक ये बीमारी है, तो इसको याद रखिएगा। ट्रू नेट टेस्ट आपका किससे संबंधित है, आपका निपा वायरस के जांच से संबंधित है। बात करें 2-3 और टेस्ट हैं, एक आपका एलिसा होता है, ये आपका एड्स से संबंधित है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है आपका विडाल टेस्ट, ठीक है, विडाल टेस्ट किससे संबंधित है, ये आपका टाइफाइड से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। चाचा चौधरी कॉमिक्स की अपार लोकप्रियता को देखते हुए एक अनूठी पहल, तो देखिए बच्चों में काफी लोकप्रिय है, तो लोगों में कहीं ना कहीं जागरूकता हो इलेक्शन के बारे में, तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक एक कॉमिक बुक सीईसी यानी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है श्री राजीव कुमार और इलेक्शन कमीशन चुनाव आयुक्त श्री अनूप चंद्र पांडे और श्री अरुण द्वारा लॉन्च की गई। तो इलेक्शन कमीशन आपको पता है 324 में संविधान के हमारे बात की गई है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके साथ 2 आपके इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो इस समय कौन है, श्री राजीव कुमार जी सीईसी हैं, और 2 चुनाव आयुक्त कौन है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण द्वारा, श्री अरुण जी द्वारा लॉन्च की गई है। तो चाचा चौधरी और चुनावी दंगल, ताकि अवेयरनेस बढ़े कहीं ना कहीं बच्चों में चुनाव को लेकर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने नई दिल्ली में किसान ई मित्र पीएम किसान एआई चैटबॉट की शुरुआत की। तो एआई चैटबॉट है आपका ई मित्र पीएम किसान, ये भी देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है।
चौथा नदी उत्सव कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में शुरू होगा। इस वर्ष का विषय आपका यमुना नदी पर केंद्रित है। तो चौथा नदी उत्सव कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। यह हमें याद रखना है। देखिए, कल एक नई पुरस्कारों की सीरीज की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनने के चांसेस भी बहुत है। सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है। इन्हें राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार कहा जाएगा। यह पुरस्कार वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और आविष्कारकों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। इसमें देखिए आपकी टोटल 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हमें यह याद रखना है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इस तरीके से होता है, ऐसे ही कुछ 4 कैटेगरी रखी गई हैं। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और आपका विज्ञान टीम पुरस्कार। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार आपको पता है CSIR इसको देता है। इस बार ये 12 वैज्ञानिकों को दिया गया है। इसके अलावा बात करें, इन पुरस्कारों के लिए नामांकन हर वर्ष 14 जनवरी से राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? जो CV रमन थे, उस दिन इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी 28 फरवरी को, तो उसी दिन ये दिया जाता है। इसके बीच में ये आमंत्रित किए जाएंगे। इन पुरस्कारों की घोषणा 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर की जाएगी। तो 11 मई को आपका क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखिए, इसमें हमें और भी बहुत सारे फैक्ट्स मिल रहे हैं। इस दिन आपका क्या हुआ था? पोखरण टेस्ट। ठीक है, राजस्थान के पोखरण में हमने परमाणु परीक्षण किए थे सफलतापूर्वक, तो उस दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। अटल बिहारी गवर्नमेंट सरकार ने स्टार्ट किया था। पुरस्कार वितरण समारोह हर वर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जिस दिन हमारा विक्रम लैंडर चंद्रयान 3 लैंड हुआ है हमारा मून पर, उस दिन आपको पता है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की थी मोदी जी ने। तो उस दिन यह आपका आयोजित किया जाएगा, इसका पुरस्कार वितरण समारोह। तो सबसे पहले हमें 3 चीजें याद रखनी है। नामांकन मतलब जो नॉमिनेशन है आपके, रजिस्ट्रेशन 14 जनवरी से 28 फरवरी तक किए जाएंगे। 28 फरवरी को आपका नेशनल साइंस डे होता है। इसके बाद 11 मई को इसकी घोषणा की जाएगी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर, और पुरस्कार वितरण किस दिन किया जाएगा? 23 अगस्त को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। टोटल देखिए कैटेगरी इसमें 4 है और टोटल जो क्षेत्र हैं वो है टोटल 13। ठीक है, 4 कैटेगरी 13 क्षेत्रों में ये दिए जाएंगे। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 13 क्षेत्रों में दिए जाएंगे। ये हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जैविक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, चिकित्सा, इंजीनियरिंग साइंसेस, कृषि विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, इन 13 टोटल क्षेत्रों में ये दिए जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए याद जरूर रखिएगा। कैटेगरीज भी याद रखिएगा। हो सकता है आपसे ऑप्शन में पूछ ले कि इनमें से कौन सी एक नवनिर्मित राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों की श्रेणी नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं जो क्वेश्चन आंसर कल चर्चा में रहे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो SBI लाइफ को कल हमने डिस्कस किया था। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो आपका BHEL है, उसके डायरेक्टर पावर जो सेक्टर है उसका के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है? तेजिंदर गुप्ता जी ने। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। नीचे इसकी थीम भी मैंने डाली है, वो देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहां पर हो रहा है आपका? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। सिम्बेक्स एक्सरसाइज का आयोजन भारत और कुछ देश की नौसेना के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया और सिंगापुर के बीच का एनुअल एक्सरसाइज है। 30वां इसका ये संस्करण है। 1994 से लगातार इसको आयोजित किया जा रहा है। किसी भी देश के साथ भारत के नौसेना का होने वाला ये सबसे लंबा एक्सरसाइज है अब तक का। तो 30वां संस्करण है, याद रखिएगा। INS सिंधु केसरी पनडुब्बी गई है, कावारत्ती गया है, इसको याद रखिएगा। भारत सरकार ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया है? तो अभी देखेंगे आप, कनाडा और इंडिया के बीच में रिलेशंस काफी ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं, तो वीजा सर्विस को भारतीय सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कुल कितनी कैटेगरी में दिए जाने की घोषणा की गई है? तो कितनी कैटेगरी में? आपके 4 श्रेणियों में, और कितने क्षेत्रों में दिया जाएगा? टोटल 13 फील्ड्स में, ये 13 फील्ड में या 13 क्षेत्रों में ये दिया जाएगा। दोनों को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2023 का थीम क्या है? शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को ये मनाया जाता है। ठीक है, तो यही हमारे सारे करंट अफेयर्स चर्चा में थे। आज मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें इंक्लूड की हैं, मैप्स वगैरह भी लगाए। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।